वहाँ इंजीनियरिंग का कम था तो हमने नया कॉलेज शुरू कर दिया वहाँ। रिन्यूएबल एनर्जी मेरा सब्जेक्ट था, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा का, तो मैंने जो है फिर नया डिपार्टमेंट भी शुरू कर दिया। तो ज़िंदगी में जहाँ भी रहा मैं फाउंडर ही रहा। स्कूल में हमारे फर्स्ट डिवीज़न नहीं आते थे तो पहली बार फर्स्ट डिवीज़न आया। आईआईटी में जब बच्चे गांव के नहीं जाते थे, गांव के स्कूल के, आईआईटी में जाने के बाद वो भी फर्स्ट आया। और विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया तो वो भी फर्स्ट शुरू किया। और रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट जो शुरू किया वो भी मैंने फर्स्ट ही शुरू किया। और उसके बाद भारत में डायरेक्टर जनरल बना तो वो भी मैं फर्स्ट ही बना, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट थी, इस क्वालिफिकेशन का आदमी पहले मिलते नहीं थे। तो ना मेरे से पहले कोई बना था, ना मेरे बाद कोई बन पाया। अब मेरी सरकार को कितनी ज़रूरत है, उतने ही दिन मैं सरकार में रहूँगा। तो मन तो कई दिनों से था कि ना करूं, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है कि आदमी उस जगह पे फंस जाता है। बड़ा निर्णय लिया भाई रणवीर जी ने कि बीच में हमारे भी कई बार आया कि छोड़ दें, चलें, क्योंकि हमें कोई बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चे बता रहे थे कि गुरुजी ने बताई, हमें कुछ भी किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सारा सीखते हुए आ रहे थे। बकरी भी चराते थे, भैंस गाय के लिए भरोटी भी काट के लाते थे, चारा भी काटते थे, फिर दौड़ते हुए स्कूल भी जाते थे। तो मतलब सारी चीज़, गांव की सब व्यवस्थाएं हमने देखी हुई, हमें कहीं से सीखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो पढ़ाई करी उसकी नौकरी करके जो भी सरकार में योगदान होता था वो किया। प्रेमानंद जी महाराज कई बार कह देते ये लोग तो नौकरी करके आए हैं, इनको क्या पता, ये तो सरकार की तनख्वाह ली है और ये है वो है। प्रेमानंद जी मैं कहता हूँ अगर अच्छे लोग, आप लोग पढ़ पुढ़ के सारे अगर नौकरी में होते ना तो सरकार का रुतबा तरीका ही अलग हो जाता। कुछ हमारे में से एमएलए एमपी बनते, कुछ हम सरकार के उच्च पद पे होते हैं। जब मैं डायरेक्टर जनरल बना तो मैंने एक प्रपोजल दिया कि गौशालाओं में गौ तो होती हैं और बायोगैस हमारी एक ऐसी बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिसमें आम के आम और गुठली के दाम, भाई गोबर से बायोगैस बन जाएगी और बायोगैस से हम बिजली भी बना सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, तो सारी ज़रूरतें पूरी होगी गौशाला की। बचा आपका सैलरी जिसको बोलते हैं, वो इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र, अगर उसकी वर्मी कंपोस्ट कर दे तो पोर्टेबल फर्टिलाइज़र भी बन जाती है। तो मैंने प्रपोजल दिया उस पर कि इनको 100% सब्सिडी पर लगा दिया जाए। तो फिर फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन लगाया जी ये तो चैरिटी हो जाएगी, सरकार चैरिटी नहीं करती, इसलिए हम ऐसा करते 90% सब्सिडी पर लगा देते हैं। अब कई गौशाला में कहा जी हमारे पास तो पैसा है ही नहीं चारे का भी, तो हम 10% कहाँ से देंगे। तो हमने उसका भी एक तरीका निकाल दिया कि गड्ढा खुदवा दो, कार सेवा कर दो आप, बाकी सारा फ्री में लग जाएगा आपका। कुछ दिन चली वो योजना, फिर वो बंद हो गई। इससे पहले जब मैं पीएचडी करके निकला था तो मैंने एक प्रपोजल सबमिट किया था, इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जी प्रोग्राम। ये एनर्जी तो इसके बीच में था, लेकिन ये समन्वित ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम था और ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, जिसको हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली, ये 4 स्टेट मेरे को शुरू में बनाया गया जब। और ये वॉलेंट्री था, मतलब यूनिवर्सिटी की नौकरी के साथ अलग से किया हमने। और इस मॉडल को हमने क्रिएट किया। ये 3 योजना तक चली 15 साल तक। उसके बाद जो है सरकारों का नज़रिया बदल गया और योजनाएं दूसरी तरफ जाने लगी। अब जो ये प्लांट देख रहे हो, इतनी सोलर लगेगी, इतनी वो लगेगी, उसके खतरे भी देखना, और वो कोई आम आदमी के हित में नहीं है। हमारा ये था कि ग्राम का विकास करना है तो ग्रामीण के अंदर टेक्नोलॉजी को ले जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट ग्रामीण को दो तो ग्राम भी विकसित हो जाएगा। शहर में तो पावर कट होगा, लेकिन गांव में 24 घंटे लाइट रहेगी जब सोलर बेस रखेंगे, बायोगैस बेस रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सहभागिता कम है, या ग्राम में ये समझ लो कि निराश हो गए या उदास हो गए या गुमराह कर दिए, ये सब चीज़ें अलग हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम लोग नौकरी के चक्कर में बाहर चले गए जो गाँव को बदल सकते थे, और गाँव में पीछे से वही लोग रह गए जो गाँव में सक्षम ही नहीं थे। किसान की जहाँ तक बात है, किसान की तो जोत इतनी कम होगी, कोई बहुत ज़्यादा किसान नहीं रह गए। ज़्यादातर जिसकी ज़मीन है वो खेती नहीं कर रहा, और जिसके जो खेती कर रहा है वो किसान नहीं है। पंजाब की भी यही हालत थी। तो ये गांव की बदलते हुए परिवेश हैं। अब इल्ज़ाम किसी पे भी लगाइए, आज की सरकार कह देगी कि सारा जो कुछ किया नेहरू ने किया, इसका सबका जिम्मेवार नेहरू है। आजकल कुछ लोग बोलने लगे 10 साल कोई नहीं बोला, तो कहते जी चलो नेहरू ने जो कर दिया खराब कर दिया है, 10 साल का तो बता दो कुछ अच्छा किया हो तो सवाल तो सब पे उठते हैं। तो अब
विषय ये आता है कि क्या जो कुछ चल रहा है उसको हम चलने दें या इसमें हम कुछ बदलाव करें, और करें तो कैसे करें, और अगर कैसे करें समझ में आ गया तो करेगा कौन। ये 3-4 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद ही किसी के पास है, हमारे पास भी नहीं है, कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो एक अहम मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ, भाई बुलारा नहीं दिख रहे, शायद मेरी नज़र कमज़ोर हो गई या वो गायब हो गया, कि समस्याएं जितनी भी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय है। आज के दिन पर्यावरण की समस्या है वो अंतर्राष्ट्रीय है, क्लाइमेट चेंज है वो अंतर्राष्ट्रीय है, वैश्विक जो भी उथल पुथल है वो अंतर्राष्ट्रीय है, युद्ध लड़ाई जितनी भी हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय है। गांव का कोई मुद्दा है ही नहीं इन सब में। और हम सारी चर्चा 3 दिन से या पहले भी हमने कहा कि सारे मुद्दे हैं ही गांव के। मैं कह रहा हूँ जितनी समस्याएं सारी अंतर्राष्ट्रीय हैं। देश को मोदी नहीं चला रहा, ना ही कांग्रेस चला रही थी। देश को जो चला रहे एक पूंजीवादी मजबूत व्यवस्था है जो सारी दुनिया को चलाती है। वो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा वो भी वही डिसाइड करते हैं। अब वो बिल्कुल सामने दिखते नहीं है लोगों को। नाम किसी का आ रहा होगा, उसका खाता देखोगे तो मोदी जी के खाते में तो 1 रुपया भी नहीं है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा? थोड़ा बहुत कहीं अडानी अंबानी का कोई जिक्र किया लोगों ने, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक व्यवस्था बहुत बड़ी ऊपर काम कर रही है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। और उसकी वजह जानने की ज़रूरत है कि वो व्यवस्था है कौन। वो व्यवस्था है एक पूंजीवादी व्यवस्था। और पूंजीवादी व्यवस्था समाज में है क्यों, इसको भी जानना पड़ेगा। क्योंकि केंद्रीय मूल्य जो थे वो पैसा बना दिया गया, और जैसे ही केंद्रीय मूल्य पैसा बना, हर चीज़ जैसे पहिया एक ध्रुव पे घूमता है उस पैसे के चारों तरफ वो घूमने लगी। हम जब सुखदेव जी छोटे छोटे थे तो गांव में हमें सुनाया करते थे, दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपये। तो हम तो वैसे ही मजाक में गा देते थे। अब 60 साल के बाद समझ में आया कि वो तो बहुत बड़ी बात कहा करते, उसको उस टाइम समझ लेते तो अब तक शायद कहीं रोकते। तो जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था है, चाहे हमारे गांव की हो, हमारे प्रदेश की हो, देश की हो, समाज की हो, जब तक सोच भी अगर हमारी पूंजीवादी है तो हम उस व्यवस्था का हिस्सा हैं। वो कहते हैं ना पैसा मेरे पास तो है ही नहीं, हम तो पैसे के, अभिषेक जी कह देते संगठन में पैसा चाहिए। बात पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, बात यह है कि हमारी सोच पूंजीवादी है या हमारी सोच डिफरेंट है। तो जब तक इस ध्रुव को नहीं निकाल के दूसरा ध्रुव नहीं लगाएंगे तो पहिए का घूमना जो है वो बदल नहीं सकता। पहिए को दूसरी दिशा देनी है तो उसका ध्रुव बदलना पड़ेगा और उसकी स्पीड उल्टी चल पड़ेगी। जिस दिन वो ध्रुव उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा तो वो ख़त्म होता चला जाएगा, जिस दिशा में तुम चाहते हो वो पनपता शुरू हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले, अब हर आदमी कहता है संगठन हो, आप तो आदमी भी नहीं हो, लेकिन मैं कहता हूँ अगर एक हर आदमी इंडिविजुअल भी सोचे कि मैं, मेरे जीवन के केंद्रीय मूल्य अलग हैं, तो वो इस व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। वो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा है कि मैं इन मूल्यों को नहीं मानता, इस व्यवस्था को मैं रिजेक्ट करता हूँ। व्यवस्था को रिजेक्ट करने का मतलब मोदी को रिजेक्ट करना या ट्रंप को रिजेक्ट करना नहीं है। व्यवस्था को रिजेक्ट करने की जब बात करते हो तो आप ये कहते हो कि ये पूंजीवादी व्यवस्था को मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो आपने तो देख ही लिया, जब 2-2 हज़ार की गाड़ियाँ लोगों के घरों में भरी थी, बड़ी सुंदर लगती थी, नोट भी लंबा सा था। जिस दिन नोटबंदी कर दी तो कहाँ गया सब? सारा कूड़ा है। जो जमा करा पाए नहीं, बाकी उन्हें जो कटवा के उसको जलवा दिया, ख़त्म हो गया। करोड़ों अरबों रुपए थे उसके पास, पूंजी थी, लेकिन एक फैसले से वो पूंजी नष्ट हो गई। इरादा शायद पूंजीवादी व्यवस्था मिटाना नहीं था, इरादा हो सकता है कि लोगों की पूंजी ख़त्म करना है, लेकिन तरीका है ना। तो यही चीज़ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं कर देता हूँ तो व्यवस्था तो रात के 12 बजे से, आज रात के 12 बजे से ये सब जितने भी करेंसीज हैं ये अमान्य हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कहीं भी किसी के पास एक पैसा नहीं है। अब हम कल से करेंसी देना शुरू करेंगे लोगों को, और करेंसी क्या होगी? वो रिसोर्स बेस्ड होगी। अब अपने अपने रिसोर्स बताओ किसके पास क्या है, उसी के हिसाब से उसको पूंजी दी जाएगी, पूंजी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम अपनी सोच में ये ले आएँ
कि मैं इन मूल्यों को नहीं मानता, मैं इस व्यवस्था को रिजेक्ट करता हूँ। मतलब बहुत स्ट्रांगली अपने दिमाग में। दिमाग का मतलब क्या है कि मन, वचन और कर्म में वो चीज़ दिखनी भी चाहिए। सिर्फ कह देने से, भाषण बहुत मेरे से भी अच्छा दे रहे थे यहाँ पे, लेकिन प्रभाव किसका है? लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, बहुत मीठा सा बोलते थे, नरम सी आवाज़ थी। मैं देश को कहता हूँ कि अन्न की कमी है और एक एक दिन सब एक वक्त खाना खाएंगे। अगले दिन से पूरे देश ने एक वक्त खाना शुरू कर दिया। क्यों? कि उसकी आवाज़ में वो ताकत थी। हम गांव में जो छोटे छोटे थे तो दादी बताती थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सीलोन रेडियो से बोला कि मैं देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सब तैयारियां कर ली, उसके लिए पैसा चाहिए। तो गांव में जेवर यही होते थे। तो गांव का जो परस होती है, पता नहीं अलग अलग बोलते हैं सबके, पंचायती जहाँ बैठती हैं, वहाँ पे चद्दर बिछा दी गई थी। और मैं कहता हूँ कि वो ये कह रही थी कि जिनके एक मंगलसूत्र होता है, सबसे मतलब आखिरी निशानी औरत के पास होती है अपने शादी का मंगलसूत्र, लोगों ने मंगलसूत्र तक उसमें डाल दिए थे और ढेर लग गया था। चद्दर बंध के सिर पे लाद के, ऊँट पे लाद के ले गए थे। ये क्या थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज़ की ताकत थी। ये ताकत कहाँ से आती है? ये आदमी के अंदर से आती है, जब मन, वचन और कर्म उसका एक हो जाता है। शब्दों का नहीं है, भाषण 2 घंटे भी दे देगा आदमी, 2 मिनट भी बोल दिया उसने तो पूरे देश में जो है सब कुछ दे दिया। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर व्यवस्था दूसरी बनानी है तो केंद्रीय मूल्य क्या हो, ये अगला स्टेप है। अगर पहला नहीं करोगे दूसरे की चर्चा ही नहीं होती। पहले पे आप संतुष्ट हो गए तो दूसरे पे हम चलते हैं कि क्या हो। मेरा ये मानना था कि सारी समस्याओं की जड़ या तो रंग भेद है, या नेशनलिटी है, या किसी का धर्म है, मतलब अलग अलग, या मेल फीमेल का है। आदमी ज़्यादा हो गए तो औरतें कहती हैं हमें अधिकार नहीं मिल रहा। अब फिलीपींस के अंदर ना, फिनलैंड के अंदर सरकार बनी तो ऊपर की तीनों गवर्नमेंट, वो मेयर थी जब मैं उससे मिला था वहाँ, वही लड़की आज प्राइम मिनिस्टर है, 28-29 साल की होगी, 30 की होगी, और वो तीनों सहेलियाँ जो है सरकार चला रही है। कभी सोच भी नहीं सकता कोई कि बच्ची सरकार चलाएंगी। तो मतलब ये अब लोग ये कह रहे हैं, खूब बड़ी बड़ी उम्र के लोग करिए, बच्ची बन के देखो। तो ये चीज़ें कहीं भी बदल जाती है, दोनों तरफ ही इफेक्ट करती है ये। और तो मजबूत हो जाता तो आदमी, अब गए ना क्राइम अगेंस्ट मैन, बोले साहब क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, एक शिकायत हो जाती बंद कर देते हैं। लेकिन हम परेशान हो रहे, हम कहाँ जाएँ? तो 30,000 ही बना दिया क्राइम अगेंस्ट मैन, भी हमें भी न्याय मिलना चाहिए। तो ये परिस्थितियाँ सब जगह बदलती रहती है, लेकिन जब तक ये डिफरेंसेस रहेंगे, मल्टीप्लिसिटी समाज के अंदर बनी रहेगी। इसको बचाने का एक ही कारण है कि हम चॉइस ना करें कि मुझे तगड़े पसंद है, मुझे गोरे पसंद है। समाज अगर ये कहते हैं मुझे जैसा भी है वैसा ही पसंद है, मतलब एक्सेप्ट द पर्सन जैसा वो है, तब तो समाज बनेगा। अगर उसमें काट छाट करोगे तो सब में कोई ना कोई कमी पा जाएगी, कभी एक का हो ही नहीं सकता। अब हमारा ये मानना है कि हम क्यों परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान कौन है इस सृष्टि में? सृष्टि में जो बदलाव हो रहे हैं सुखदेव जी, पर्यावरण हो रहा है, क्लाइमेट हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, परेशान कौन है सबसे ज़्यादा? मानव परेशान है। और इस परेशानी का कारण कौन है? तो ये मानव कहीं ना कहीं बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम कभी नहीं परवाह कर रहे, जिसकी हम परवाह नहीं कर रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उससे परेशान भी वही है और उसका जनक भी वही है। और इसका कारण, वजह इसका ये है कि वो व्यवस्था के विकास में इस व्यवस्था के अंदर केंद्र में है ही नहीं। अगर उसको केंद्रीय मूल्य मान लिया जाए मानव को, तो सारी की सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी मानव केंद्रित होएंगी। अगर एक भी आदमी की मुझे बलि देनी चाहिए तो मैं कोई भी डैम नहीं बनाऊंगा। यहाँ तो लाखों बेशक मर जाए डैम बनाना, क्योंकि उनको तो फ़ायदा लेना, पैसा जहाँ मिलेगा वो करेंगे। पेड़ कटते कहाँ थे गांव में? पेड़ उस दिन कटा जिस दिन लिख दिया ये 5,000 रुपया। आदमी कहाँ खराब हुआ? जब लिख दिया कि ये 2 लाख में बिकेगा। जो भी चीज़ समाज में बिकाऊ हो गई, एक किसान थोड़ा सा अड़ियल है, बस
ये आखिरी दाव था, ये बचा लिया तुमने थोड़ा बहुत, वो भी टेम्परेरीली। अदरवाइज हर चीज़ यहाँ पे बिकाऊ थी, और बिकाऊ थी वो सारी की सारी खरीद ली इन्होंने। तो इसलिए अगर इस दौड़ में चलेंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे साथी 68 पार्टियाँ हैं, कहाँ गए अभिषेक जी पता नहीं, समझ लेते तो बढ़िया। 68 पार्टियाँ हैं अभिषेक जी हमारे महागठबंधन में। अगर इस व्यवस्था के मुकाबले में ये लड़ना चाहते हैं तो ये या तो ये पार्टियां चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगी, और लड़ने भी की कोशिश भी कर ली तो अपने 1-2 लाख रुपए घर से खराब करके फिर सदा के लिए बच्चों की तंगी झेलेंगी। कारण कि जिस चीज़ में वो मजबूत हैं उसी चीज़ के साथ मुकाबला करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। आंदोलन का एक सबसे बेसिक रूल है, पूरी दुनिया का है वो, किसी भी आंदोलन का देख लेना, क्रांति, आपको तो ज्ञान है। क्रांति का एक ही रूल है कि डोंट अपोज द ग्रेटर फोर्स, कभी भी तगड़ी ताकत का मुकाबला मत करो। ताकत का मुकाबला किया और आपको वहीं की वहीं अगला सूरज देखोगे ही नहीं आप। डोंट अपोज द ग्रेटर फोर्स, वेट टिल इट वीकन्स। अपनी तैयारी करते रहो, इंतजार करो कि वो कमजोर कब होता है, एंड देन एनहांस विद फुल फोर्स। फिर ऐसा अटैक कर दो कि वो अपने घर से निकल ही ना पाए और हमने उसको, दिस इज द वे हाउ द क्रांति। तो अब जो समाधान मैंने बताया आपका भिन्न भी हो सकता, मैं ये नहीं कहता कि आपका मेरा ही मत सब माने। मेरा मत ये है कि केंद्रीय मूल्य को हम बदलें, अपने हर समाज में बदलना शुरू करें, हम अपने सोच बदलें, गांव में, समाज में, जहाँ भी हम रहते हैं, इन पैसे को अहमियत देना बंद कर दें, हम इंसान के अंदर घुसें। और इंसान के अंदर घुसने का बहुत आसान तरीका है। और ये बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको गुमराह कर दिया, इसका भी वो कर दिया, क्या बोलते, व्यापारीकरण। जो स्पिरिचुअलिटी है इसका सबसे ज़्यादा व्यापारीकरण हुआ है, पता है आपको? क्योंकि इंसान जितना परेशान होगा उतना ही वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागेगा, और जितने इंसान जहाँ भागेंगे उतना ही बड़ा मार्केट है, और जितना बड़ा मार्केट है उतनी बड़ी पूंजीवादी है। यही हो रहा है। एक हमारे हरियाणा में भी है, सिरसा में क्या हुआ, वह लाखों आदमी थे, मंत्री नीचे पड़ के क्या वो लाख रुपए दे रहे, उसके बेचारे की टिकट भी कट गई, हमारे ही थे पंडित जी। तो इस स्पिरिचुअलिटी का भी व्यापार कर दिया। ओरिजिनली वो स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि लोगों की ज़रूरत स्पिरिचुअलिटी है, अंदर से लोग परेशान हैं, तो इनको एक अगर शांति मिलेगी तो ये आएंगे। और उसके बाद कहते हैं कि ये तो हाथ का मैल है, ये तो आना जाना है, ये है वो है, और बाद में वो चद्दर लेके घूमता है कि जो कुछ है इसमें डाल दो और आपको शांति मिल गई। चद्दर वाला कहता है कैसे शहर के पहुँचा दो। लेकिन दूसरा हमारा योग गुरु, बहुत बड़े बड़े ऋषि रहे हमारे, तो पतंजलि तो सबसे पुराने थे। जब हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, हमारे पढ़ी लिखी जनसंख्या है, तो हमारे बड़े बड़े अफसर सब लोग गए वहाँ जाके सांस फुलाते रामदेव जी के यहाँ। किया क्या उसने कहा कि योग से बीमारी ठीक हो जाती है। अब ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी बीमारी ना हो। लोगों की भीड़ लग गई, तांता लग गया, और आज 70,000 रुपये कमरे का रोज़ का किराया देते हैं। लोग सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाके ठीक हो जाऊँगा। और जब इतना बड़ा बेस बन गया तो एक व्यापार बन गया। बात कहाँ गई? वही व्यवस्था पूंजीवाद की। अब जिस चीज़ के थ्रू ये बढ़ी है बहुत तेज़ी से, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, वही रास्ता है उसको वापस लाने का। देखो हम कहीं जाते हैं, किसी सड़क से जाते हैं, तो रात को वापस कहाँ से आएंगे? सड़क तो वही है ना, वही सड़क है वापस आने की। लेकिन निर्णय ये हो कि मुझे उधर नहीं जाना, मुझे इधर जाना है। रास्ता बदलना है, सड़क वही रहेगी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी अपने से शुरू होती है। क्योंकि हम सारी दुनिया के यहाँ बड़े बड़े हमारे तो ज्ञानी बैठे हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गए, मैं तो इनका सदस्य बन गया यहाँ आने के बाद। बहुत अच्छा विचार है, मैं उस पर बता दूंगा थोड़ा सा। लेकिन
स्पिरिचुअलिटी का क्या है कि हम बहुत कुछ कर दिया। सत्यप्रकाश भाई कह रहा 45 साल हो गए मैंने सब घर छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, मैं बहुत बड़ी क्रांति कर रहा हूँ। मैंने कहा तूने कुछ नहीं करना, तने घर तो तेरे से बसाया नहीं गया, तू दुनिया बदलने के बखौवा करता है। तो चलो प्यार की बात है, उसको थोड़ा और ऊर्जा मिलती है इससे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, कहीं ये मत मान लेना कि मैं प्रचारक हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया और आप लोग अज्ञानी हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं आपके साथ में हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, वक्ता हूँ, आप श्रोता हो, इतना ही फर्क है कि हम अपने को कितना जाना अब तक। ये छोटा बच्चा भी कह रहा था इनके गुरुजी ने कुछ ज्ञान दिया होगा। बात सबसे बड़ी है कि हमने अपने को जाना कि नहीं जाना। और अब हमारे लिए तो टाइम भी नहीं बचा, 60-70 के हो गए, हमारे पास तो थोड़ा सा टाइम है, बिना जाने ही चले जाएंगे। जब तक आप अपने अंदर नहीं जाओगे तब तक अपने को जान नहीं सकते। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है, कभी हम इस पे टाइम दिया हो तो बताओ। और ये बहुत गहरा है। संत ऋषि जिनको कहते हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई चमत्कार रॉकेट साइंस नहीं सीखी थी, सिर्फ उन्होंने ये सीखा कि अंदर कैसे जाया जाए और अंदर को कैसे स्थिर किया जाए। दिमाग 2-4% से हमने तूफान मचा रखा है। वो कौन से रॉकेट पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, पता नहीं कौन कौन से प्लेन पे। अगर इसको 6% कोई बढ़ा दे अंदर से, क्योंकि ब्रेन की तो बहुत एक्सरसाइज है, साइंटिफिक है सारा का सारा, लोगों ने कर लिया इसको। ये कौन सा टेस्ट करवाते, चोरी करिए कि नहीं, मोदी जी ने लुट्टा कि नहीं, इसकी वो मशीन लगाओ, हैं, ठीक है ना, नार्को टेस्ट। तो सवाल ये है कि साइंस भी है और स्पिरिचुअलिटी के अंदर हमारे वेदों में भी लिखी है। हम वेदों को कभी नहीं नकारते, लेकिन वेदों का भी व्यापारीकरण कर दिया, आयुर्वेद का भी व्यापारीकरण कर दिया, उसको इंसान से जोड़ा नहीं, लोगों ने व्यापारीकरण कर दिया। तो सवाल ये है कि जब अंदर हम जाएंगे हम अपने को समझेंगे। जिस दिन मैंने 3 चीज़ें समझ ली जीवन की, कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और मेरा प्रयोजन क्या है, ये समझ लो, उसने जीवन की बहुत बड़ी, मतलब एक PhD तो कर ली उसने अपने जीवन की। और दूसरी बात, आदमी के पास वो क्षमता भी है कि मैं ये समझ सकूं कि प्रेमानंद जी क्या हैं। और ऐसा कोई भी आपके किसी भी स्पिरिचुअलिटी में कोई भी यहाँ बैठा हो तो मुझे बता दे जो ये बता सके कि मैं क्या हूँ। लेकिन हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, उसका भी तरीका है कि कैसे। स्वामी की बात नहीं है जी, हर आदमी कर सकता। हम जो बात कह रहे हैं साइंटिफिक कह रहे हैं, हर आदमी कर सकता है उसको। साइंस में और उसमें यही फ़र्क है, वो कहेगा कि मेरे यहाँ बैठो मैं बताऊँगा आपको, गुरु हूँ मैं कहता हूँ नहीं, जो मुझे पता है वो आपको भी पता है, आप करने की बात आप करोगे, आप भी सीख जाओगे, प्रत्यक्ष है उसका। दूसरे को कैसे समझना, अगर ये भी आपने सीख लिया तो समाज में बहुत सारी समस्याओं का तो हल आप कर दोगे। जब समाज ही समझ में आ गया आपके, तो सारी बातें पता लग गई, ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, कितने साल मेरे साथ चलेंगे, जीवन में एक साथ फांसी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मैं इनको सीख गया तो समझ गया, फिर निर्णय क्लियर हो गया आदमी के। और उसका एक सिंपल सा तरीका है, कभी कोशिश करना, बहुत ज़्यादा नहीं सीखोगे, थोड़ा बहुत सीखोगे, कहीं बाहर नहीं करो तो घर में कर लेना। पत्नी कितनी मेरे से खुश है, या अंदर से मतलब कितना आंतरिक प्रेम है, कहीं ऊपर ऊपर का यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस। इसका भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है, यू गो डीपर इनटू योरसेल्फ, आप अपने अंदर गहराई से जाइए। आई गो डीपर इनटू माई सेल्फ, मैं अपने अंदर गहराई से जाता हूँ और वहाँ हम दोनों मिलते हैं। वहाँ जाके पता लगेगा मैं और प्रेमानंद दो नहीं, हम तो एक ही हैं। और जिस दिन वो स्थिति आपने कायम कर ली, ये समझ लो कि वो आपके साथ, परिवार है तो परिवार जुड़ गया, दोस्त है तो दोस्त जुड़ गए, और अगर क्रांति का सोच रहे तो क्रांति जुड़ गई। अब तीसरी बात, नहीं सुन ले भाई, आधा दोरा ज्ञान जो है ना, या तो बुलवाया मत करो, बुलवाओ तो पूरा सुना करो, नहीं तो मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कुछ नहीं है। या रोटी 8 बजे आएंगी, चिंता मत करो आप। अब दूसरी बात, मैं शुरू पे आता हूँ कि ना जी, मैं एक बार ही बोलता हूँ, खाना 3 टाइम खाता हूँ, बोलता 1 टाइम हूँ, कि जब अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तो इसका समाधान
अंतर्राष्ट्रीय तरीके से होगा, और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय लोगों से जुड़ना पड़ेगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लोगों से जुड़ गए तो आपके यहाँ से कहीं समाधान नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, ग्राम सभा बनाने जाओगे, पहला ही आपका दुश्मन सरपंच पाएगा, बोला अरे ये गांव में खुरापात करने आए, बोला इन्हें ना बटन दिया करो। अगर सरपंच तुम्हारा अपने थोक का है, आपके ग्रुप का है, तो फिर एमएलए कहेगा बोला अरे ये सरपंच कुछ टेढ़ा चल रहा है ये गांव। विधायक आ गया, विधायक भी आपका चलो नज़दीक का है, तो आपके लोकसभा हो जाएगी, मंत्री हो जाएगी आपके दिल्ली। मतलब आपको कहीं भी एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? इस बड़ी व्यवस्था को सीधा चैलेंज करोगे तो आप शुरू में निक ऑफ दी बर्ड बोलते हैं ना, कि वहीं पे ही आपको ख़त्म कर दिया जाएगा कि भाई इनका ये ना होने देना, बाकी कुछ भी होने दो। इस आईजी साहब के विजिलेंस लगा देंगे, ये तो एसपी रहे हैं, इनके डीजीपी लगा देंगे ऊपर, बोला इनको देखते रहो, गांव में कोई सरकार के खिलाफ कुछ रस तो नहीं रहे, मूवमेंट चेक हो जाएगा। आजकल तो बहुत आसान भी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी बदलाव आप चाहते हो, राजनीतिक, पर्यावरण, कृषि, युवा, रोजगार, कुछ भी आप देश में चाहते हो, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करना पड़ेगा। चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय लेवल से रुकेंगी, और उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय लोगों के पास जाना होगा। और सपने लेना, तो जब कोई कहता है ना गांव में, एक बेकार सी बात है, बोले यार ली दिखानी है तो हाथी खाओ पेट तो भरेगा, एक ऐसी मतलब कहावत सी है। लेकिन आपके पास में इंटरनेशनल पासपोर्ट है, हमारे पास कहाँ है? सुनो, लेकिन जब हमने विचार ही बनाना है तो बड़ा विचार बनाएं। कल्पना जब करनी है तो हम गांव की क्यों बनाएं, हम पूरे विश्व की बनाएं। और मेरी कल्पना एक विश्व की कल्पना है। सुनो 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 सुनो, मेरी कल्पना विश्व की कल्पना है, और ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 50 लाख आदमी हैं। मैं एक देश में नहीं हूँ, मैं 168 देशों में हूँ। और कल्पना ये है कि हम बॉर्डरलेस कंट्री चाहते हैं। पहला हमारा था युद्ध रहित दुनिया। आज अगर कोई युद्ध रुकवा सकता तो सिर्फ मैं रुकवा सकता हूँ, हमारे साथी रुकवा सकते हैं, क्योंकि इस इतने लेवल पे और कोई नहीं है जो ये प्रभाव डाल सके। अगर रुका तो उनके एफर्ट से रुकेगा। यूएन के परमानेंट मेंबर फॉर पीस है हम, रुकेगा तो उस लेवल पर रुकेगा। अगर उस लेवल पर नहीं रुका तो यहाँ किसी की औकात नहीं है किसी भी तरह की। पहली चीज़, अभी युद्ध किया था, पूरे यूरोप के मेंबर इकट्ठे हुए, सारे के सारे 32 कंट्री ने साइन कर दिए कि अमेरिका ने अगर अटैक किया तो हम तुम्हारे पर उल्टा अटैक करेंगे। तुम सैंक्शन लगाओगे तो हम पूरे यूरोप में सैंक्शन लगाएंगे। यूएसए में जब वीज़ा कर $1 लाख 88 लाख रुपए मांग लिए ट्रंप ने, इंडियंस को कहा बाहर जाओ, ये 88 लाख रुपए जमा कराओ। कहाँ करेंगे बच्चे? कंपनी ने कहा या तो पैसे जमा कराओ या इंडिया डिपोर्ट करो। अगले दिन चाइना ने कह दिया कि मैं K1 वीज़ा दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आ जाओ मेरे यहाँ। क्या है सारी दुनिया सारी ग्लोबल है। जैसे ही चाइना ने कहा कि K1 वीज़ा दे रहा हूँ, इंग्लैंड ने कहा मैं वीज़ा फी एग्जेम्प्ट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाओ, जो वीज़ा है उसकी फीस ऑफ कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ों को देखोगे तो ये ग्लोबल है। सरकार इंडिया में कोई इंडिया की नहीं चल रही, कोई मोदी की नहीं चल रही, ये सब ग्लोबल चल रही है। यहाँ से पैसा लूट के ले जा रहा है, वो जमा कर रहा है स्विट्जरलैंड में। कोई किसी का बाप नहीं लेके आ सकता यहाँ से पैसा कौन लेके आएगा? स्विट्जरलैंड में हमारे आदमी कहेंगे कि इनके पैसे को जब्त करो। क्यों? ये इंडिया से भ्रष्टाचार करके ले आए हैं, यहाँ से चोरी करता है। माल्या, क्या नाम था वो, कौन से देश में बैठ गया? किस बोले वो तो विदेश भाग गया। जब मेरी ग्लोबल गवर्नमेंट रहेगी, मैं किसी भी देश में पूरे विश्व को अपराध मुक्त बना दूंगा। जब तक ये नहीं है तो कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पकड़ा जाएगा, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, ना तुम्हारी क्लाइमेट चेंज बदली जा सकती। जब कोई भी समस्या लोकल कंट्री नहीं कर सकता, लोकल गांव की तो बात ही छोड़ो, तो हम काम कहाँ कर रहे हैं? तो इसलिए मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि हमें ग्लोबल सोच बनानी पड़ेगी। उससे पहले 2 चीज़ मैंने बता दी, अपनी खुद की समझ और अपने
साथ वाले की समझ, वो आपको जोड़ेगी। ये पूरी दुनिया में लागू रहेगा। ये नहीं कि हमारा आपस का है। जब मैं किसी दूसरे देश का, वो भी वैसा ही इंसान है, क्योंकि प्लेनेट अर्थ है, धरती माता। धरती इंडिया में है क्या? फिर दिल्ली वाले शोर मचाते, पराली ये जलाते, हवा किसी का कंट्रोल है? पूरी दुनिया में ये बताओ कि ये जाते हैं। मैं तो अभी केस करने वाले हैं कि जब हवा को जाने में कोई रुकावट नहीं है कहीं भी पॉल्यूशन को, तो ये आदमी है, ये तो कोई पॉल्यूशन है ही नहीं बेचारा, इसको जाने दो, जहाज उड़ना चाहता है। ये वीज़ा किस लिए चाहिए? अभी साउथ एशिया को तो बढ़ा ही रहे हैं, कल इनसे चर्चा हुई मेरी। आप संतुष्ट हो कि नहीं हो? आपको एशिया के अंदर कहीं भी जाने के लिए कोई वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और द डे एशिया बॉर्डरलेस हो गया तो आपको पता है क्या होगा चमत्कार? सारा का सारा खर्चा वो कहाँ गया, हमारा डेटा बताता रहता है, बता रहा। डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा आज के दिन, शिक्षा पे 1.5% है। अगर जब बॉर्डरलेस हो जाएगा तो डिफेंस खत्म, लोगों का आपस में झगड़े खत्म, पानी के झगड़े खत्म, और वो पैसा कहाँ लगेगा? और इतना पैसा हो जाएगा कि तुम यूँ कहोगे कि मेरे से इतना खर्च नहीं होता। ये स्थिति है एक सिर्फ। और इसका उदाहरण मैं ये नहीं कर रहा कि ये कोई वैसे बता रहा हूँ मैं। आप लोग अगर पढ़ते होंगे, जागरूक होंगे, पढ़ लेना। ऑस्ट्रेलियन यूनियन अभी दोबारा बनी है, वो फॉर्मल नहीं जो इन्होंने क्रिएट की थी। आज ऑस्ट्रेलियन यूनियन बनी है, सारे कंट्रीज आपस में इकट्ठे हो गए, कहता वी विल डू बिजनेस आपस में करेंगे, सारे रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व करेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे और बॉर्डरलेस कंट्री रखेंगे। जब अफ्रीका गरीब देश कर सकते हैं तो ये आप लोग तो उनसे तो बेटर हो। तो हमको उस लेवल पे सोचना होगा। अरे जब सोचना ही है तो सोच तो लो। ये ग्राम स्वराज कौन सा बन गया आपका? एक भी गांव में ग्राम स्वराज नहीं है। मैं 2 महीने से चर्चा कर रहा हूं। मैंने कहा जी एक गांव तो दिखा दो। इतने सुना, वो अलग बात है, आप समझे नहीं हो। जिस जगह की वो बात कर रहे हैं ना, 1 मिनट याद, जो जिस जगह की वो बात कर रहे हैं ना, हमारा गांव में भी स्वराज होता था जब हम थोड़े से पिछड़े हुए थे। ये विकास है। अब इनके यहाँ विकास पहुँच जाएगा, वहाँ भी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी। चिंता मत करो, अभी विकास नहीं पहुँचा है वहाँ। विकास की स्पीड थोड़ी ढीली हो रही है उधर। गुड़गांव के अंदर जमीनों के लगा दिए करोड़ रुपए। जिसने आखिर तक भी नहीं बेची थी जमीन, उसकी भी खरीद ली लोगों ने। या तो लोगों ने पैसे में दे दी, नहीं दी तो सरकार ने वो कौन सा सेक्शन लगाती है अभिषेक जी, वो लगा के ले लेती है। आधे गुड़गांव में तो वो सेक्शन 2016 का लगा रखा है, जिनमें दाम ही औने पौने थे। कोर्ट केस चल रहा है। तो सवाल ये है कि जब समस्याएं ग्लोबल हैं तो हमारी अप्रोच लोकल कहीं काम नहीं करेगी। हम आराम की ज़िंदगी थोड़ी बहुत जी रहे थे, वो और परेशान होगी, मच्छरों में सोएंगे, उल्टा पुल्टा खाएंगे, टेंशन ले जाएंगे, घरों को परेशान करेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट निकलेगा। और तीसरी चीज़ हमारे इस संगठन की, भाई साहब क्या होती है, हम स्कूल में जाते थे तो तख्ती होती थी, एक तख्ती आप लोग समझते हैं सब, लकड़ी का फट्टा सा होता था, उस पर मुल्तानी लपेटते थे, धूप में सुखाते थे। फिर एक दवात होती थी, एक हमारी वो होती थी, उससे हम उस पर सुलेख लिखा करते। उस तख्ती पे क्या लिखते थे? सुलेख लिखते थे। यहाँ पे जितने भी हैं आप सुलेख लिखना चाहते हो, लेकिन आपकी सारों की तख्तियाँ जो है पहले ही भरी हुई है, लिखी हुई हैं, और सब की तख्ती सारी अलग अलग भाषा में लिखी हुई है, ना एक दूसरे की पढ़ सकते तुम। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो जब तक इस तख्ती को आप दोबारा से नहीं पोतोगे, जब तक अपने को जीरो करके नहीं बैठोगे, ये इतने ग्रुप का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप इंडिविजुअली बहुत अच्छे इंसान हो, आप जो संगठन में काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन संगठन लिखी हुई तख्तियाँ एक जगह लेके आओगे, उन तख्तियों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन पर कुछ नहीं लिखा जा सकता। और ज़्यादा कोशिश करोगे लिखने की तो जो उसका लिखा हुआ था बंगाली में वो और मिट जाएगा। इसलिए सतप्रकाश भाई या तो इन तख्तियों को दोबारा पुतवा दे, या ये जैसी लिखी हुई इनको कहोगे अपनी तख्ती लेके वहीं लगे रहो। बस जेल में जब बंद करे तो एक दूसरे को छुटवा लिया करो। चलो छुटा। तो गांव की जो है ये देखना पड़ेगा। अब ये आईजी साहब हैं, गांव में जो है वो ग्राम सभा करना, वो क्या बोल रहे,
ग्राम स्वराज मेरी तरह ही आए, ये भी नौकरी करके बहुत लंबे दौर के बाद गांव, क्योंकि दर्द तो था, हमारे भी था ये दर्द। हैं? नहीं, पहले हम भी एक दिन में पैदा नहीं हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ये इतने दूर दूर से आए हैं, कोई 3 दिन का सफ़र करके आया, कोई 2 दिन का आया, वो तो सारे बैठे हैं। और जो 1 घंटे 1.5 घंटे वाले इनके ग्राम स्वराज वाले थे ना, वो सारे गायब है रोटी खा के। तो मुझे तो बड़ा शक हो रहा है कि स्वराज बनेगा कैसे। और इसकी वजह मैंने बता दी आपको कि ना वो अपनी गहराई में गए हैं कोई से, ना वो दूसरे की गहराई को माप सकते हैं। तो हम कोई नेता तो थे नहीं यहाँ पे, हम तो 10 आदमी हो तो भी खुश होते हैं जबकि एक हो जाए, हमें 30 भी नहीं चाहिए। हम तो 10-10 आदमी 10-10 दिन बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। आप इसमें चिंतन कीजिए कि इतनी दूर से इतने लोग 30 आदमी 32 आदमी आए और आपके 20 आदमी पूरा दिन नहीं बैठ सके, तो आपके कहीं ना कहीं काम करने में कमी है, विचार में कमी है। ये चिंतन का विषय है। नहीं कर तो दोगे आप। ये कोई पुलिस के डंडे से होने वाला नहीं है सर, ये बहुत ही हाँ सामाजिक, इस पे विचार आपको करना पड़ेगा। ये मेरा आपके लिए सुझाव है। इसको वो ना है, एक क्रांतिकारी था वो बैठा है, वो कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ हाँ 2 बच्चे रह गए। हाय हाय 2 पूछ लेंगे रात को अपनी। किसने पूछना? रात मेरे से पूछ लेंगे इससे। अरे रहन देना, क्यों छेड़े मेरे माल की माखी ने, फिर और करेंगे ना जंक मारेगा। सुन बात सुनो, सुन रुक जा सत्यप्रकाश, मैं सवाल के लिए सुनो, मैं सवाल के लिए तैयार हूँ, सारे सवालों के लिए। नहीं लेकिन कम से कम 1 घंटा चाहिए मेरे को जवाब देने के लिए। 1 घंटे तैयार हो तो कर लेगा। गजब कमाल कर दिया। नितिन राम जी का आगे बुला लो।